हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का एनसीईआरटी का 14 चैप्टर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स। तो सबसे पहला है एप्लीकेशन ऑफ ए जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड को हम रेक्टिफायर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। तो लास्ट टर्न में हमने देखा था कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जंक्शन डायोड शोज दैट इट अलाउज करंट टू पास ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस। तो जनरल पर्पस डायोड्स होते हैं उनको हम ये ब्रेकडाउन रीजन जो है इसमें यूज नहीं करते हैं, ब्रेकडाउन से पहले वाले रीजन में ही यूज करते हैं। तो उस रीजन में अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि जो फॉरवर्ड बायस है उसमें तो करंट फ्लो हो रही है जब हमने फॉरवर्ड बायसिंग दी है, लेकिन रिवर्स बायस में करंट जो है वो फ्लो नहीं हो रही है, बहुत नेग्लिजिबल होती है। हम कह सकते हैं कि जो डायोड है वो एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है, रिवर्स बायस में करंट को फ्लो नहीं होने देता है। इसका मतलब कि अगर हम इस पर अल्टरनेट वोल्टेज अप्लाई करें, डायोड के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करें। अल्टरनेटिंग वोल्टेज कौन सी होती है? जिसकी पोलैरिटी हाफ साइकिल के बाद चेंज होती रहती है। तो क्या होगा? द करंट विल फ्लो ओनली इन दैट पार्ट ऑफ द साइकिल व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस, क्योंकि इस वोल्टेज की पोलैरिटी जो है हाफ साइकिल बाद चेंज होती है। तो जिस हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस होगा उसमें तो करंट फ्लो होगी, लेकिन जो दूसरी हाफ साइकिल है उसमें डायोड में रिवर्स बायसिंग हो जाएगी तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो डायोड की इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज टू रेक्टिफाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, इट मीन्स यूनिडायरेक्शनल जो है वो हम वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं इससे। एंड द सर्किट यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड ए रेक्टिफायर। इसके लिए जो हम सर्किट यूज करते हैं दैट इज नोन एज रेक्टिफायर। ये जो रेक्टिफायर की तरह हम यूज करते हैं वो हम दो तरह से बना सकते हैं सर्किट। पहला सर्किट है हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या होता है ये हाफ वेव रेक्टिफायर? If an alternating voltage is applied across the diode in series with the load, a pulsating voltage will appear across the load only during the half cycle. जो हमको आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा वो सिर्फ हाफ साइकिल के लिए मिलेगा, और जो रिमेनिंग हाफ साइकिल है उसमें हमको कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। हाफ साइकिल में कब मिलेगा? ड्यूरिंग विच द डायोड इज फॉरवर्ड बायस, and therefore this rectifier circuit is called half wave rectifier। क्योंकि हम हाफ वेव को ही यूज कर रहे हैं, उसी में हमें आउटपुट मिल रहा है, रिमेनिंग हाफ में नहीं मिल रहा है, therefore it is called half wave rectifier। ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, ये P और ये N। अगर हम इसके अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाएंगे तो हाफ साइकिल में ये P टर्मिनल पॉजिटिव होगा और N नेगेटिव होगा। तो क्या होगा? इसमें करंट फ्लो होगी क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। लेकिन अगली हाफ साइकिल में क्या होगा? ये P जंक्शन नेगेटिव हो जाएगा और N जंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम। इसमें ये जो सिंबल यूज करा है हमने किसका है? ये PN जंक्शन डायोड का। इसको हमने AC वोल्टेज सप्लाई किया है बाय द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि हाई वोल्टेज AC को लो वोल्टेज AC में स्टेप डाउन करता है। इसके सीरीज में हमने एक लोड रेजिस्टेंस RL लगाया है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम जो है आउटपुट वोल्टेज मेजर करेंगे। So when the voltage at A is positive, the diode is forward bias and it conducts. And when A is negative, the diode is reverse bias and does not conduct. क्योंकि ये जो है हमने AC वोल्टेज लगाया है तो हाफ साइकिल में क्या होगा? A पर पॉजिटिव वोल्टेज होगा, B पर नेगेटिव होगा, और इस कंडीशन में डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो उसमें करंट फ्लो होगी फ्रॉम X टू Y। लेकिन जो रिमेनिंग हाफ साइकिल है उसमें क्या होगा? A नेगेटिव हो जाएगा और B पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से डायोड को रिवर्स बायस मिलेगा, और रिवर्स बायस में इसमें करंट फ्लो नहीं होगी।
रिवर्स बायस में हालांकि एक रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होती है, लेकिन वो इतनी नेग्लिजिबल होती है माइक्रो एम्पियर्स में कि इसको हम जीरो मान सकते हैं। इस सर्किट में हमको ये ध्यान रखना होता है कि जो डायोड हमने यूज किया है उसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है दैट शुड बी सफिशिएंटली हाई, वो बहुत हाई होना चाहिए किसी कंपैरिजन में देन द पीक एसी वोल्टेज एट द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये जो सेकेंडरी पर हमको पीक एसी वोल्टेज मिल रहा है उसके कंपैरिजन में हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए? अगर ये हाई नहीं होगा तो रिवर्स ब्रेकडाउन में चला जाएगा डायोड, और वो डायोड जो है ओवर हीटिंग से डैमेज हो सकता है। तो डायोड को रिवर्स ब्रेकडाउन से प्रोटेक्ट करने के लिए इसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो सेकेंडरी के पीक वोल्टेज के कंपैरिजन में हाई होना चाहिए। तो अब इसका हम इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म स्टडी करते हैं। ये इनपुट सिग्नल है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया है इसमें। इनपुट की जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तब डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस है, तो हमको आउटपुट वोल्टेज जो है इसमें मिल रहा है, एक करंट मिलती है या आउटपुट वोल्टेज मिलता है। लेकिन जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल होती है तब हमको कोई करंट नहीं मिलती है, यानी कि हमको जीरो वोल्टेज मिलता है इस रेजिस्टर के अक्रॉस। इसी तरह से जब नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो फिर हमको एसी वोल्टेज मिलेगा, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर हमको कोई वोल्टेज या कोई करंट नहीं मिलेगी। तो हम क्या देख रहे हैं, द आउटपुट वोल्टेज दो स्टिल वेरिंग, उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है बट इट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ये रेस्ट्रिक्ट हो जाता है एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड रेक्टिफाइड। क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो ही नहीं हो रही है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड रेक्टिफाइड। एंड since the rectified output of the circuit is only for half of the input की हम सिर्फ हाफ साइकिल ही यूज कर रहे हैं और हाफ साइकिल में हमको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, therefore it is called half wave rectifier। तो हम देख सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट की हाफ साइकिल में जब डायोड फॉरवर्ड बायस है तब तो इसमें करंट फ्लो होती है, हमको आउटपुट मिलता है। लेकिन जो रिमेनिंग हाफ साइकिल है जब डायोड रिवर्स बायस होता है तो हमको कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं होती है। तो नेक्स्ट है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हम एक की बजाय दो डायोड यूज करते हैं और दो डायोड यूज करके हम जो इनपुट साइकिल है उसके दोनों हाफ्स यानी कि पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों हाफ्स को यूज करते हैं, यानी कि दोनों हाफ्स में हमको आउटपुट मिलता है। अब क्योंकि हम इनपुट की पूरी साइकिल को यूज कर रहे हैं, पूरी वेव को यूज कर रहे हैं, therefore it is called full wave rectifier। तो इसका सर्किट देखते हैं। The P side of both the diodes are connected to the ends of the secondary of the transformer। ये फर्स्ट डायोड है D1, सेकेंड डायोड D2। दोनों ही के जो P टर्मिनल है उनको हम सेकेंडरी के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं। ये PQ सेकेंडरी है, इसके दोनों टर्मिनल से हम इनको कनेक्ट कर देते हैं। देन द N साइड ऑफ द डायोड्स आर कनेक्टेड टुगेदर। जो दोनों की N साइड्स है उनको हम आपस में एक पॉइंट पे जोड़ देते हैं और फिर उसके बाद उसके सीरीज में एक लोड रेजिस्टेंस लगाते हुए उनको हम सेकेंडरी के मिड पॉइंट से, सपोज ये जो M है ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। अब क्योंकि इस रेक्टिफायर में जो हमने सेकेंडरी कॉइल यूज करी है ट्रांसफार्मर की, इसमें एक सेंटर कॉन्टैक्ट है, सेंटर टैपिंग है, इसलिए इस ट्रांसफार्मर को सेंटर टैप ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो दोनों डायोड हैं उनको सेकेंडरी वोल्टेज का सिर्फ हाफ वोल्टेज मिल रहा है। जो डायोड D1 है ये P और M के बीच में कनेक्टेड है, इसका मतलब अपर पॉइंट और मिडिल पॉइंट के बीच में, तो हाफ वोल्टेज मिल रहा है। जो सेकेंड डायोड है वो M और Q के बीच में कनेक्टेड है, तो लोअर हाफ वोल्टेज जो है वो सेकेंड डायोड का मिल रहा है। इसका मतलब हाफ वोल्टेज यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों अल्टरनेट साइकिल में काम करते हैं, यानी कि हाफ साइकिल में एक डायोड काम करता है तो दूसरी हाफ में दूसरा डायोड काम करता है। तो इसीलिए जो है इसमें हम इनपुट का क्योंकि पूरा यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड फुल वेव
रेक्टिफायर। तो अब फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग देखते हैं। तो जब इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो क्या होगा, ये जो हमारे पास सेकेंडरी है पी क्यू और एम इसका मिड पॉइंट है, तो पी जो है पॉजिटिव और क्यू नेगेटिव होगा, या हम कह सकते हैं कि पी का पोटेंशियल जो है वो क्यू से हायर होगा। पी हायर पोटेंशियल पे है और क्यू लोअर पोटेंशियल पे है। एम क्योंकि इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब जो पी का पोटेंशियल है वो एम के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा। इसी तरह से एम जो है वो क्यू के रेस्पेक्ट में हायर पोटेंशियल पे होगा। तो अगर हम डायोड D1 को देखें तो इसका P टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है और N टर्मिनल जो है लोअर पोटेंशियल पे है, यानी कि ये जो फर्स्ट डायोड है D1 दैट इज फॉरवर्ड बायस्ड। दूसरा डायोड देखते हैं D2, तो इसका जो P टर्मिनल है वो Q से कनेक्टेड है, Q पॉइंट से, और N टर्मिनल जो है वो M पॉइंट से कनेक्टेड है। इसका मतलब P टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे है और N टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है। इसका मतलब D2 जो है वो रिवर्स बायस है। तो इसका मतलब D1 फॉरवर्ड बायस होने की वजह से जो करंट है वो सिर्फ D1 के थ्रू जाएगी, D2 में कोई करंट नहीं जाएगी। तो करंट ऐसे P से N की तरफ होते हुए और फिर X से Y की तरफ जाएगी और ये सर्किट कंप्लीट होगा। इसका मतलब हमको आउटपुट में करंट मिलेगी फ्रॉम X to Y। So during the positive half cycle we get an output current, और क्यों मिलती है आउटपुट करंट? D1 डायोड की वजह से। तो आउटपुट करंट मिल रही है तो हमको आउटपुट वोल्टेज भी इस लोड रेजिस्टर के अक्रॉस मिलेगा। Then when the voltage at A becomes negative with respect to the center tap, अब सेकेंड जो हाफ है उसमें P का वोल्टेज माइनस में होगा और Q का वोल्टेज जो है वो प्लस में होगा। P टर्मिनल नेगेटिव और Q टर्मिनल पॉजिटिव। इसका मतलब जो P का पोटेंशियल है दैट इज लेस देन द पोटेंशियल ऑफ Q। तो इसी तरह से अगर हम M का पोटेंशियल देखें तो P का पोटेंशियल जो है M के पोटेंशियल से कम है और M का जो है वो Q से कम है। तो इस साइकिल में क्या होगा, द डायोड D1 विल नॉट कंडक्ट बट D2 विल कंडक्ट। D1 को अगर हम देखें तो D1 में क्या आ गया है, रिवर्स बायस, क्योंकि P जो टर्मिनल है इसका वो लोअर पोटेंशियल पे है और N हायर पोटेंशियल पे है। इसी तरह से D2 में जो है वो फॉरवर्ड बायस, क्योंकि D2 में जो है P टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे आ गया है और N टर्मिनल जो है वो लोअर पोटेंशियल पे आ गया है। तो क्या होगा, अब ये डायोड कंडक्ट करेगा, ऊपर वाला डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, सेकेंड डायोड कंडक्ट करेगा और करंट P से N की तरफ होते हुए फिर से X से Y की तरफ जाएगी। इसका मतलब हम जो है इस डायोड में नेगेटिव साइकिल भी और पॉजिटिव साइकिल भी दोनों हाफ साइकिल्स को यूज कर रही हैं। We get the output voltage during both positive as well as negative half cycle. It means this circuit is more efficient than the half wave rectifier. अगर हम इसके वेवफॉर्म्स की बात करें तो ये हमने ड्रॉ करी है A पर वेवफॉर्म, यानी कि डायोड फर्स्ट डायोड के लिए जो वेवफॉर्म मिल रही है हमको, ये पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव। इसी तरह से B पर जो हमको वोल्टेज मिल रहा है, जब A पर पॉजिटिव है तो B पर नेगेटिव होगा, जब A पर नेगेटिव है तो B पर पॉजिटिव होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट साइकिल है इसमें डायोड D1 कंडक्ट करता है और करंट हमको X से Y की तरफ ही मिलती है। दूसरी हाफ साइकिल में डायोड D2 कंडक्ट करता है, अगेन करंट हमको X से Y की तरफ ही मिलती है, सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब जो है द करंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सिंगल डायरेक्शन, दो इट इज पल्सेटिंग, हालांकि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन उसकी जो है एक ही है, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड रेक्टिफाइड आउटपुट। तो इसमें हम देख रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर की पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इनपुट की, इसमें अपर टर्मिनल पॉजिटिव है, लोअर नेगेटिव है। तो ये जो D1 डायोड है ये फॉरवर्ड बायस है, D2 रिवर्स बायस है। तो करंट केवल D1 में फ्लो हो रही है, D2 में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। इसी तरह से जो सेकेंड हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल, अपर टर्मिनल नेगेटिव है, लोअर टर्मिनल पॉजिटिव। इसका मतलब अब जो है ये जो D1 डायोड है ये रिवर्स बायस है और D2 में जो है फॉरवर्ड बायस मिल रहा है।
तो करंट जो है वो D2 के थ्रू फ्लो होगी। तो इनपुट वोल्टेज के फर्स्ट हाफ में हमको वोल्टेज मिलता है D1 के कारण, और सेकेंड हाफ में जो वोल्टेज मिलता है वो D2 के कारण मिलता है, लेकिन हमको सेम ही डायरेक्शन में करंट मिलती है, यानी कि सेम टर्मिनल्स के वोल्टेज मिलते हैं। दैट इज कॉल्ड रेक्टिफाइड आउटपुट। रेक्टिफाइड मीन्स रेस्ट्रिक्टेड टू वन डायरेक्शन। अब क्योंकि इसमें हम इनपुट के दोनों साइकिल्स को यूज कर रहे हैं, दोनों हाफ्स को, therefore it is called full wave rectifier. Next is optoelectronic junction devices. ये क्या होती हैं कि सेमीकंडक्टर डायोड्स जो हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़े हैं, उनमें अगर हम फोटॉन्स को यूज करके, जो लाइट के फोटॉन्स हैं उनको यूज करके कैरियर्स को जनरेट करते हैं, then they are called optoelectronic devices. और optoelectronic devices में से हम पढ़ेंगे पहला फोटोडायोड, जिसको कि फोटो डिटेक्टर भी कहते हैं, और कहाँ यूज करते हैं, फॉर डिटेक्टिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स। दूसरा लाइट एमिटिंग डायोड या एलईडी, जिसको कि यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। थर्ड इज फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस, या इनको सोलर सेल भी कहते हैं, विच कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहला आता है फोटोडायोड। क्या होता है ये फोटोडायोड? इट इज अगेन ए स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड ही है ये, लेकिन इसको एक स्पेशली तरीके से फैब्रिकेट किया जाता है दैट इट हैज ए ट्रांसपेरेंट विंडो टू अलाउ टू लाइट फॉल ऑन द डायोड। इसमें जो है, जो पीएन जंक्शन होता है जहाँ पर डिप्लीशन लेयर होती है, वहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट विंडो लगी होती है, जिससे कि हम लाइट को उस जंक्शन पर इंसिडेंट कर सकते हैं। इट इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको हमेशा हम रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं, बट बिफोर द ब्रेकडाउन रीजन। जो रिवर्स करंट का सैचुरेशन रीजन होता है, उस रीजन में ऑपरेट करते हैं। When the photodiode is illuminated with light with energy greater than the energy gap of the semiconductor, ये जो हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं या जो फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं इसके ऊपर, अगर इनकी एनर्जी h न्यू दैट इज ग्रेटर देन दी फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो भी हमने सेमीकंडक्टर यूज किया है उसके एनर्जी गैप से ज़्यादा है, तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब करके उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो कंडक्शन और बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे। तो हमको कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे और कॉरस्पॉन्डिंगली बैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो जाएगा। तो इन फोटॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड। फोटॉन्स के एब्जॉर्प्शन की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। So the diode is fabricated such that the generation of electron hole pairs take place near or in the depletion region of the diode. ये जो ट्रांसपेरेंट विंडो है वो डिप्लीशन रीजन पे लगी होती है, तो जब हम जो है फोटॉन्स इंसिडेंट करेंगे इस पे, तो जो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स बनेंगे वो इसी रीजन में प्रोड्यूस होंगे। Now, due to the electric field of the junction, electrons and holes are separated before they combine. अब क्योंकि इस डायोड को हम रिवर्स बायस में ऑपरेट कर रहे हैं, पी साइड को नेगेटिव और एन साइड को हमने हायर पोटेंशियल प्रोवाइड किया है, तो ये जो हमने एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया है ये क्या करेगा, बैरियर पोटेंशियल को सपोर्ट करेगा। बैरियर पोटेंशियल कौन सा होता है कि एन साइड जो है वो पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं और पी साइड में नेगेटिव आयंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एन से पी की तरफ एक प्रोड्यूस हो जाती है बैरियर पोटेंशियल के अक्रॉस। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच दैट द इलेक्ट्रॉन्स रीच एन साइड एंड होल्स रीच पी साइड। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड ऑन एन साइड एंड होल्स आर कनेक्टेड ऑन पी साइड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किधर मूव करेंगे, फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन साइड पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और होल्स किधर मूव करेंगे, फील्ड के डायरेक्शन में, तो होल्स जो जनरेट होंगे वो
पी साइड में जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे एंड दिस गिव्स राइज टू एन EMF. Now when an external load is connected, the current flows. जब हम लोड कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे जिसकी वजह से करंट फ्लो होगी. And the magnitude of this current depends on the intensity of incident light. ये जो करंट फ्लो होगी ये किस पर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी लाइट की, इसका मतलब जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट सेकेंड हम ज़्यादा इंसिडेंट करेंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे जिसकी वजह से वो फोटो करंट जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. नाउ इट इज ईजियर टू ऑब्जर्व द चेंज इन करंट विद चेंज in light intensity if the reverse bias is applied. तो लाइट की इंटेंसिटी के साथ में जो है ये करंट चेंज होती है और इस करंट में जो चेंज हो रहा है उसको हम रिवर्स बायस में ज़्यादा इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं या इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसको भी लेटर और डिटेल में समझेंगे. Thus photodiode can be used as photodetector to detect optical signals. इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स फोटोडायोड की ये हम फिगर में देख रहे हैं. इस डायोड को हम रिवर्स बायस में यूज कर रहे हैं और कौन से रीजन में, ब्रेक डाउन से पहले रीजन में, इस रीजन में यूज करते हैं बिफोर द ब्रेक डाउन रीजन. और हम क्या देख रहे हैं, जितनी हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो सैचुरेशन करंट है वो इंक्रीज होती है. Now what is the reason to operate the photodiodes in reverse bias? Photodiodes को हम reverse bias में ऑपरेट करना क्यों प्रेफर करते हैं? हमको मालूम है कि जो N टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्वाइट लार्ज एज नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स. It means electrons are the majority charge carriers, holes are the minority charge carriers. Similarly, P टाइप जो कंडक्टर होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन होल्स की डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी से काफ़ी ज़्यादा होती है. इट मीन्स होल्स मेजॉरिटी में होती हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होती हैं. और जो रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होती है, द करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ये जो करंट होती है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होती है. तो अगर हम N टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, उनकी डेंसिटी अगर N मान लें इसको, इट विल बी लार्जर देन द माइनॉरिटी होल डेंसिटी. होल्स की डेंसिटी को अगर P मान लें देन N इज वेरी वेरी ग्रेटर देन P. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. अब ऑन इल्यूमिनेशन जब हम प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करते हैं इस जंक्शन के ऊपर, देन व्हाट हैपेंस, द एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड. इलेक्ट्रॉन होल पे बनेंगे. मान लीजिए डेल्टा N इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं और डेल्टा P होल्स जनरेट होंगे, जबकि हमें पता है कि डेल्टा N और डेल्टा P दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये पेयर्स में जनरेट होंगे. तो अब जो नंबर डेंसिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वो कितनी होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, N डैश हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू N प्लस डेल्टा N. जो होल्स की डेंसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, P डैश हो जाएगी, P प्लस डेल्टा P. और डेल्टा N और डेल्टा P तो इक्वल है क्योंकि ये जो है इक्वल नंबर में जनरेट होंगे, पेयर्स बनेंगे इनके. और क्योंकि ये N टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसमें N इज वेरी वेरी ग्रेटर देन P. And therefore, if we calculate the fractional change in the majority charge carriers, ये जो majority charge carriers हैं इनका हम fractional change निकालें. Fractional change कितना आएगा, delta n upon n, change in the number of charge carriers upon original charge carriers, means delta n upon n. इसी तरह से अगर हम minority charge carriers की जो है फ्रैक्शनल चेंज निकालें तो माइनॉरिटी में कितना चेंज होगा, ये डेल्टा P अपॉन P. डेल्टा P इंक्रीज हो गया और ये ओरिजिनल नंबर डेंसिटी है तो डेल्टा P अपॉन P. नाउ इनमें से कौन सा ज़्यादा होगा, हमको पता है कि डेल्टा N इज इक्वल टू डेल्टा P एंड N इज वेरी वेरी ग्रेटर देन P.
This means that delta n upon n will be quite less than delta p upon p. इसका मतलब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनमें जो फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द फ्रैक्शनल चेंज इन द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. It means the fractional change due to the photo effects on minority charge carriers is dominated. और ये जो करंट है रिवर्स करंट ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही है. And therefore this change is quite easily measurable as compared to the fractional change in the forward bias current. रिवर्स बायस करंट में जो चेंज होगा वो easily detectable होगा as compared to the forward bias current change. क्यों? क्योंकि जो है जो फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में वो बहुत कम है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में फ्रैक्शनल चेंज ज़्यादा होता है. And hence photodiodes are preferably used in reverse bias condition for measuring light signals or light intensity or for detecting optical signals. So second one is light emitting diode या LED. It is also a heavily doped PN junction which under forward bias emits spontaneous radiation. एक PN जंक्शन ही है ये भी जिसको कि heavily डोप किया जाता है और किस में यूज करते हैं इसको फॉरवर्ड बायसिंग में. इट मीन्स P टाइप इज एट हायर पोटेंशियल एंड N टाइप इज एट लोअर पोटेंशियल. और ये जो है लाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है या लाइट एमिट करता है. दिस डायोड इज इनकैप्सुलेटेड विद अ ट्रांसपेरेंट कवर सो दैट लाइट एमिटेड कैन कम आउट. ये जो पूरा डायोड है इट इज इनक्लोज्ड इन ए ट्रांसपेरेंट कवर जिससे कि इसमें जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है दैट कैन कम आउट. नाउ व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड इलेक्ट्रॉन्स आर सेंट फ्रॉम N to P. जब फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो N से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं N साइड से वो P साइड की तरफ मूव करेंगे और इसी तरह से होल्स जो हैं वो P से N की तरफ मूव करेंगे. और जब इलेक्ट्रॉन्स N से P की तरफ मूव करेंगे तो P में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है. इधर जब होल्स P से N की तरफ मूव करेंगे तो N में जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी में है. तो इट मीन्स एट द जंक्शन बाउंड्री the concentration of minority charge carriers increases compared to the equilibrium concentration. जो इनका पहले concentration था equilibrium में minority charge carriers का, तो इस जंक्शन की जो बाउंड्री है उस पर उनका concentration increase हो जाता है, यानी कि P टाइप में यहाँ पर minority charge carriers यानी कि electrons increase हो जाते हैं और N टाइप के पास जो लेयर है यहाँ पर जो है वो होल्स जो है उनका नंबर कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जंक्शन बाउंड्री के दोनों तरफ एक्सेस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स रिकम्बाइन विद द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनसे वो कंबाइन करेंगे. P टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो होल से कंबाइन हो जाएंगे. इसी तरह से जो N टाइप में होल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है वो इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होगा और इस रिकम्बिनेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है और ये जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी इक्वल होती है या स्लाइटली लेस देन होती है किसके, देन द बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर. जो हमने सेमीकंडक्टर यूज किया है उसका जो बैंड गैप होता है उसके इक्वल या उससे थोड़ी कम एनर्जी के फोटॉन्स जो है वो रिलीज होते हैं. So when the forward current of the diode is small, the intensity of light emitted is small. जब small forward current flow होती है तो light की intensity बहुत कम होती है, लेकिन अगर हम forward current को increase करते हैं तो light की intensity भी increase होती है और एक maximum value तक पहुंच जाती है. तो हम LEDs को इस तरह से bias करते हैं कि उनकी light emitting efficiency है that should be maximum. जो LED की VI कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक, दैट आर सिमिलर टू सिलिकॉन जंक्शन डायोड, बट द थ्रेशोल्ड वोल्टेज आर मच हायर. ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, दिस इज मच हायर देन दैट ऑफ सिलिकॉन डायोड. एक बात और है, इनका जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है दैट इज वेरी लो, टिपिकली ऑफ अराउंड 5 वोल्ट.
तो रिवर्स वोल्टेज कम होने की वजह से इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि इनको हम हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाई ना करें, अदरवाइज दे विल गेट डैमेज्ड, खराब हो जाएंगे, वो ओवर हीटिंग से बर्न हो सकते हैं। एलईडीज जो है वो डिफरेंट कलर्स की लाइट एमिट करती हैं, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू। तो डिफरेंट कलर्स की एलईडीज जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। इसमें जो हम सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं उनका जो बैंड गैप है वो कम से कम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। इट मीन्स जो बैंड गैप है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हमें एलईडी बनानी है तो। क्यों? क्योंकि हमको विजिबल लाइट चाहिए और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है दैट इज फ्रॉम 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर। अगर हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग फोटॉन्स की एनर्जी निकालें तो एनर्जी कितनी होती है 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। तो अगर हमें विजिबल लाइट चाहिए तो कम से कम इनका बैंड गैप जो है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो एलईडीज बनाने के लिए जो हम सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं विच इज़ गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। Then uses of LEDs. LEDs are extensively used in remote controls, burglar alarm systems and optical communication. इसके अलावा जो डिफरेंट कलर्ड एलईडीज हैं उनको हम डेकोरेशन लाइट्स की तरह फंक्शंस में, फेस्टिवल्स में यूज़ करते हैं। और आजकल तो वाइट एलईडीज आ रही हैं विच आर रिप्लेसिंग आवर कन्वेंशनल बल्ब्स, जो बल्ब्स को रिप्लेस कर रही हैं। क्यों रिप्लेस कर रही हैं? दे हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस ओवर कन्वेंशनल लैंप्स। क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट इज लो ऑपरेशन वोल्टेज एंड लेस पावर कंजम्पशन, then fast action and no warm up time is required. Emitted light is nearly monochromatic, लगभग हमको जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट मिलती है, सिंगल वेवलेंथ की हमको लाइट मिलती है। Then they have a long life and ruggedness, fast on off switching capability. तो नेक्स्ट डिवाइस है सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है? इट इज बेसिकली ए पीएन जंक्शन विच generates EMF when solar radiations fall on the junction। यानी कि ये सनलाइट को या हम कहते हैं लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक सिंपल पीएन जंक्शन ही है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल इट इज सेम एज दैट ऑफ फोटोडायोड, बिल्कुल फोटोडायोड की तरह है। जैसे फोटोडायोड में हम लाइट इंसिडेंट करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को जनरेट करते हैं, उसी तरह से सोलर सेल में भी लाइट के हेल्प से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को जनरेट किया जाता है। केवल डिफरेंस क्या है कि नो एक्सटर्नल बायस इज अप्लाइड एंड द जंक्शन एरिया इज केप्ट मच लार्जर। एक तो इसमें कोई बायसिंग की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि फोटोडायोड में तो हम रिवर्स बायस लगाते हैं, लेकिन इसमें कोई बायसिंग की जरूरत नहीं होती है। और दूसरा जो इसका जंक्शन एरिया है वो उसका बहुत ज़्यादा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा लाइट इंसिडेंट हो जिससे कि हमको ज़्यादा पावर मिले। इसी वजह से इसका जंक्शन एरिया जो है वो इंक्रीज किया जाता है। तो सोलर सेल को हम फिगर में देख रहे हैं। क्या है ये? इसमें एक पी टाइप सेमीकंडक्टर की स्लाइस ली है हमने और उसके ऊपर एक थिन लेयर जो है वो एन टाइप की ग्रो की है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एक पी टाइप की लेयर और उसके ऊपर एन टाइप की लेयर, यानी कि हमने एक पीएन जंक्शन जो है वो फॉर्म किया है। जो पी टाइप लेयर की दूसरी साइड है उस पर हमने एक मेटल की कोटिंग करी है, यहाँ नीचे की तरफ मेटल की कोटिंग है जो कि बैक कॉन्टैक्ट का काम करती है। इसी तरह से जो अपर साइड है टॉप ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसके जो अपर साइड है इट कंटेन्स ए मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड या मेटेलिक ग्रिड। इसके ऊपर ये एक मेटेलिक ग्रिड लगाई गई है और ये ग्रिड जो है ये फ्रंट कॉन्टैक्ट का काम करती है। तो दोनों साइड में हमने दो मेटल के कॉन्टैक्ट्स बना दिए हैं, एक बैक कॉन्टैक्ट और एक फ्रंट कॉन्टैक्ट। ये जो मेटेलिक ग्रिड है इट ऑक्युपाइज ओनली ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द एरिया। ये बहुत छोटे से एरिया को ऑक्युपाई करती है। क्यों? जिससे कि हमें ज़्यादा एरिया मिल जाए, किसके लिए? लाइट इंसिडेंट करने के लिए, क्योंकि लाइट के लिए हमको ज़्यादा एरिया चाहिए। तो ये हम ये ग्रिड इस तरह से बनाते हैं कि ये बहुत कम एरिया को ऑक्युपाई करे।
So the generation of EMF by a solar cell when light falls on it is due to the following three basic process. जब हम सोलर सेल के ऊपर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो जो EMF जनरेट होता है उसमें तीन मेन प्रोसेस इन्वॉल्व है। पहला है जनरेशन, दूसरा सेपरेशन और तीसरा कलेक्शन। तो ये क्या प्रोसेस है? पहला है जनरेशन। किसका जनरेशन? ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। और ये कैसे जनरेट होते हैं? ड्यू टू द लाइट फॉलिंग क्लोज टू द जंक्शन। जब हम प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की लाइट, यानी कि ऐसी लाइट जिसकी की एनर्जी सेमीकंडक्टर के बैंड गैप से ज़्यादा है, उस लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो है वो जनरेट होते हैं। दूसरा प्रोसेस है सेपरेशन का। इट मीन्स सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये सेपरेशन किस वजह से होता है? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लीशन रीजन। अब इसमें हमने बायसिंग तो कोई अप्लाई नहीं करी है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन पर है वो किसके कारण है? डिप्लीशन रीजन की वजह से। डिप्लीशन रीजन मीन्स ये रीजन जिसमें कि एन साइड पर पॉजिटिव आयंस जो है एक्यूमुलेट होते हैं, पी साइड पर नेगेटिव आयंस एक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एन से पी की तरफ डायरेक्टेड होती है। तो इस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर स्वेप्ट टू एन साइड एंड होल्स आर सेपरेटेड टू पी साइड। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन साइड की तरफ मूव करते हैं और जो होल्स हैं वो पी साइड की तरफ मूव करते हैं ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वो सेपरेट हो जाते हैं। थर्ड इज collection. The electrons reaching the n side are collected by the front contact and the holes reaching p side are connected by the back contact. ये जो इलेक्ट्रॉन्स n साइड की तरफ पहुंच रहे हैं वो n की तरफ जो ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, फिंगर इलेक्ट्रोड, इसमें कलेक्ट हो जाएंगे। और इसी तरह से जो होल्स p की तरफ मूव कर रहे हैं वो p के बैक साइड में जो बैक कॉन्टैक्ट बना हुआ है यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो P टर्मिनल है वो पॉजिटिव हो जाएगा और N टर्मिनल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। एक तरफ हमारा नेगेटिव टर्मिनल बन गया और एक तरफ पॉजिटिव, यानी कि एक सेल की तरह बिहेव करेगा ये। When an external load is connected, then a photo current flows through the load. जब हम एक्सटर्नल लोड कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? उस लोड में करंट फ्लो होगी। The IV characteristics of solar cell is shown in the figure. ये हम फिगर में देख रहे हैं इसकी IV characteristics, और हम क्या देखते हैं कि इसको हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉट किया है। क्यों? क्योंकि ये सोलर सेल जो है वो करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है, करंट सप्लाई कर रहा है। तो जब ओपन सर्किट है, कोई करंट सप्लाई नहीं कर रही है, तो वोल्टेज जो है इसका V वोल्ट है, जितना भी वोल्टेज डेवलप हुआ है। और जब हम जो है इसमें लोड कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज जैसे ही करंट सप्लाई करता है तो वोल्टेज इसका डिक्रीज होता है अकॉर्डिंगली। तो सोलर सेल्स बनाने के लिए जो आइडियल मटेरियल्स हैं वो ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनका की बैंड गैप दैट इज क्लोज टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कुछ जो नॉर्मली हम यूज करते हैं सोलर सेल बनाने के लिए सेमीकंडक्टर्स, उनके एग्जांपल्स ये गिवन है, जिनके की हम एनर्जी बैंड गैप देख रहे हैं 1 से लेके 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है। तो सोलर सेल बनाने के लिए जो हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं उसका जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो क्या है? पहला तो उनका बैंड गैप प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, उनकी जो लाइट एब्जॉर्प्शन पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। देन रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए और उसके कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सोलर सेल्स को ऑपरेट करने के लिए इनको हमेशा सनलाइट ही ज़रूरी नहीं होती है। कोई भी लाइट जिसमें कि फोटॉन्स की एनर्जी कितनी है, जो एनर्जी गैप है सेमीकंडक्टर का उससे ज़्यादा है, यानी कि 1 से 1.8, यानी कि 1.8 से ज़्यादा अगर उसकी एनर्जी है फोटॉन की, देन इट इज़ सुटेबल फॉर सोलर सेल। सोलर सेल्स के कुछ यूजेस कहाँ यूज होते हैं? ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पावर करने में यूज होते हैं। कहाँ पर? इन सैटेलाइट्स, इन स्पेस व्हीकल्स, कैलकुलेटर्स एंड वॉचेस ऑल्सो। तो आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।